एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियां, मोशंस ऑफ अर्थ। ये मैं एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी आपको करवा रही हूँ। ये पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी। अभी तक मैंने इसमें ये 3rd वीडियो होगी जो अभी मैं ऐड कर रही हूँ इस लिस्ट में। अब करते हैं शुरू। चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियां हैं ये। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशंस ऑफ अर्थ की, भाई पृथ्वी कैसे मोशंस करती है, कैसे ये परिक्रमण करती है, परिभ्रमण करती है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, ये सब कुछ हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीटेट के लिए भी, एचटेट के लिए भी, बाकी आप कोई भी एग्जाम देते हो उसमें भी इस एग्जाम से कम क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी की दो मुख्य गतियां होती हैं। एक तो होती है परिभ्रमण, रोटेशन। रोटेशन करती है हमारी अर्थ, रोटेट होती रहती है वो अपने एक्सिस पर। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक लट्टू की भांति घूमती रहती है। ये एक दैनिक जीवन के चक्र को निर्धारित करती है। जो हम डेली डे टू डे लाइफ जीते हैं, हमारा दिन होता है, रात होती है, वो इस जो ये एक्सिस पर टिल्ट हुई हुई घूमती है ना, उसी से होता है ये रोटेशन से हमारे भौतिक जीवन की। इसके कारण हमारे दिन और रात कर्मिक चक्र बना रहता है। ठीक है, हमारी प्राकृतिक जीवन की नियमित करती है ये कि भाई दिन रात होती रहती कंटिन्यू। हमें पता लगता है कि भाई आज अब रात हो गई, अब दिन हो गया, नेक्स्ट डे आ गया, उससे नेक्स्ट डे आ गया, ऐसे। परीक्षा की दृष्टि से कोरियोलिस बल का उद्भव, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्या आता है कि भाई पृथ्वी किस बल से घूमती है, कोरियोलिस फोर्स होती है। ये जो टीजीटी एचटेट वाले होंगे ना, वो बच्चे इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेशन कैसे, किस फोर्स के कारण करती है। तो ये कोरियोलिस फोर्स होती है ये। और एक दैनिक जो वायु दाब होता है, वायु में जो प्रेशर बनता है, वो भी रोटेशन के कारण ही होता है। नेक्स्ट हम करेंगे परिक्रमण या रिवैल्यूएशन बोलते हैं इसको। ये होती है रोटेशन, ये होती है रिवैल्यूएशन। अब हम रिवैल्यूएशन करेंगे कि भाई ये क्या है, पृथ्वी कैसे क्या चक्कर काटती है सूरज के। ये है सूरज के जो चक्कर काटती है वो, और ये है जो अपने अक्ष पे घूमती रहती है वो। दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, एक चीज नहीं है ये बिल्कुल भी। पृथ्वी का अपने निर्दिष्ट कक्ष, जो उसकी कक्ष मिली हुई है जिस पर वह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती रहती है, उसको बोलते हैं परिक्रमण, मतलब रिवोल्यूशन। कि भाई पृथ्वी सूर्य की जो चक्कर काटती है उसको हम परिक्रमण या रिवोल्यूशन बोलते हैं। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको बोलते हैं हमें परिभ्रमण, रोटेशन। जो रिवोल्यूशन होता है वो भौतिक परिणाम इसका क्या है कि भाई ये परिक्रमण और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के संयुक्त प्रभाव से होता है। ये रिवोल्यूशन और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, उन दोनों को मिला के होता है ये। ठीक है, और उससे क्या चेंज होता है भाई, सीजन्स में परिवर्तन होता है। जैसे अभी गर्मी चल रही है, थोड़े दिनों के बाद नवंबर के आसपास सर्दी आने लग जाएंगी। वो चीज़ें किसके कारण होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जो ये अक्ष सूर्य के जो कक्षा का मार्ग बना हुआ है ना, जिससे सूर्य की परिक्रमा करती है, उस कक्ष पर जब तुम घूमती है पृथ्वी, उसे परिक्रमण बोलते हैं। और इसके कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, सोलिस्टिक्स आते हैं और इक्विनोक्स आते हैं कि भाई किस दिन पृथ्वी पर सेम डे बड़े होते हैं, किस दिन छोटे दिन होते हैं। ये चीज़ होती है, ये दोनों, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करने से पहले मैं एक बार इसको रिमूव कर रही हूँ। पृथ्वी की गतियां, परिभ्रमण या रोटेशन, दैनिक गति। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष जो एक्सिस होती है उस पर परिभ्रमण करती रहती है, रोटेशन करती है। रोटेशन किस डायरेक्शन में होता है, वेस्ट से होता है ये ईस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ करती है। इस गति के कारण पृथ्वी पर समय की गणना और दिन रात का चक्कर संभव हो पाता है। जो ये रोटेशन होती है इसी के कारण जो ये टाइम वगैरह है, ये चीज़ हम नोटिस कर पाते हैं, दिन रात का चक्कर हो पाता है। ये एक्सियल टिल्ट है, जो ये 23.5 डिग्री का टिल्ट है ना, इसके कारण होता है ये। पृथ्वी का अक्ष सीधा न होकर झुका हुआ है, मतलब थोड़ी सी झुकी हुई है ये। यह कक्षीय तल ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री
कोण बनाता है और एक लंबवत रेखा से इसका झुकाव 23.5 डिग्री होता है। यह झुकाव वैश्विक जलवायु वितरण को गहराई से प्रभावित करता है। जो हमारी क्लाइमेट होता है उसको भी ये प्रभावित करता है। जो ये 66.5 है, जो 0.5 वाला, इससे हमारी पृथ्वी का जो जलवायु परिवर्तन होता है, वितरण होता है, वो सब प्रभावित होता है। सटीक समयावधि, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। वैज्ञानिक रूप से ये कितना है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है, लेकिन हम अप्रोक्स 24 घंटे ही बोलते हैं कि भाई एक दिन खत्म होता है 24 घंटे में, जिसे खगोल विज्ञान में पृथ्वी दिवस या अर्थ डे कहा जाता है, मतलब एक कंप्लीट डे बोलते हैं जिसको हम। उसके बाद आता है दिन रात का चक्र और प्रदीप्त वर्त। पृथ्वी के चक्कर परिभ्रमण का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष प्रभाव दिन और रात पर पड़ता है। क्योंकि पृथ्वी का आकार चपटा है, मतलब जियोइड शेप है ना, तो इससे इसलिए जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वे केवल आधे भाग पर पड़ती हैं। जैसे इस तरफ पड़ रही हैं, इस तरफ तो नहीं पड़ रही क्योंकि आधी झुकी हुई है पृथ्वी। सूर्य के सामने पड़ने वाले इस प्रकाशित भाग जो दिख रहा है इसको दिन का अनुभव होता है, जबकि जो हमें नहीं दिख रहा उधर मतलब रात होती है। जैसे अगर अब हमारे यहाँ दिन है तो जो अमेरिका है, यूएसए वगैरह, कनाडा वगैरह, वो हमसे नीचे की तरफ है, मतलब एक गोल एक अंडे की शेप पे हम ऊपर बैठे हैं और वो नीचे बैठे हैं। उसको एक आप लोग एज्यूम करो, और अगर हमारे ऊपर लाइट पड़ेगी तो नीचे वालों की तो लाइट पड़ेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। उधर रात होगी, हमारे यहाँ दिन है तो उनके वहाँ रात है, अगर वहाँ दिन है तो हमारे यहाँ रात होगी। यही साइकिल चलता रहता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। यह ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा या वृत्त है जो दिन वाले उजाले भाग को रात वाले अंधेरे भाग से स्पष्ट रूप से विभाजित करता है। जो इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है ये क्या करता है कि भाई एक पृथ्वी एक सर्कल है, उसको हाफ कर देता है। हाफ जहाँ लाइट है, हाफ जहाँ डार्क है, मतलब जहाँ लाइट नहीं है। अक्षय झुकाव का प्रभाव क्या होता है हमारी पृथ्वी पर? जो ये प्रदीप्त इल्यूमिनेशन सर्कल होता है यह संरेखित नहीं है, इसी कारण ये विभिन्न अक्षों पर दिन और रात की अवधि में भिन्नता पाई जाती है। मतलब जो ये सर्कल, ये लाइन खींची हुई है, ये ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल ही एक सीधी रेखा में ये खींची हुई है। कहीं पर मतलब ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, लाइक किसी झुकी हुई है ना पृथ्वी, तो कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, इस टाइप से। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधी रेखा में है, इस कारण जो ये दिन और रात की अवधि है इसमें भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट हम करते हैं परिभ्रमण का रुकना, चरम तापमान की स्थिति। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना अचानक बंद कर दे तब क्या होगा? अगर पृथ्वी घूमे ही ना तब हम क्या करेंगे? या पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना अचानक बंद कर दे तो स्थानीय दिन और अत्यधिक गर्मी होगी। अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं ना तो इससे जो दिन और रात की ये सर्कल चलता है ये रुक जाएगा। सूर्य के सम्मुख आधे हिस्से में निरंतर सौर विकिरण से असहनीयता बढ़ेगा। मतलब अगर पृथ्वी घूमेगी नहीं तो गैस करो कि भाई हमारे यहाँ दिन है तो दिन ही रहेगा पूरा दिन, ठीक है, मतलब रात आएगी ही नहीं। हमारी जो लाइट है वो सीधी हमारे ऊपर पड़ेगी, और जो हमारी दूसरी साइड है पृथ्वी की उधर ठंड है तो ठंड ही रहेगी, क्योंकि वहाँ लाइट जा ही नहीं रही, सारी लाइट तो एक ही डायरेक्शन में पड़ रही है। अगर घूमता है तभी तो एक बार हमारे पास लाइट आती है, एक बार उनके पास लाइट जाती है। स्थानीय अंधकार और अत्यधिक ठंड, विपरीत हिस्सा जो अपोजिट वाला होगा वहाँ ऑब्वियसली बात है कि अंधेरा भी होगा और ठंड भी बढ़ेगी। इन दोनों चरम वायु सीमाओं एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अगर ऐसा रहा ना तो सब कुछ जल जाएगा। मतलब अगर हमारे भारत में 24 घंटे लाइट रहे, मतलब सूरज की लाइट, वैसी लाइट नहीं, सूरज की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती रहे, कभी रात हो ही ना, ठंडा, मतलब रात को तो टेम्परेचर नीचे चला जाता है क्योंकि सनलाइट नहीं होती है, और दिन में सनलाइट होती है तो कितना हीट कितनी प्रोड्यूस होती है। अगर ऐसा रहा तो हमारा जो क्लाइमेट है हमारा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब कुछ, ना कोई एग्रीकल्चर होगी ना कुछ होगा। आर्यभट्ट, पृथ्वी के परिभ्रमण का ऐतिहासिक सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। प्राचीन भारतीय विज्ञान का गौरव, आधुनिक पश्चिम वैज्ञानिकों कोपरनिकस और गैलीलियो से कई सदियों पूर्व महान खगोल शास्त्री थे, ये इंडियन थे आर्यभट्ट। इन्होंने ब्रह्मांड और पृथ्वी की गति के विषय में अत्यंत सटीक घोषणाएं की थी। गणितीय प्रतिपादन, इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है और इसके स्थिर रहने के बजाय अपनी दूरी पर घूम रही है, निरंतर घूमती रहती है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही इसको अपनी बुक आर्यभट्टिया में बोला था। और ये क्वेश्चन आता है कि भाई आर्यभट्ट की बुक कौन सी थी? आर्यभट्टिया थी।
दृष्टि भ्रम का स्पष्टीकरण, उन्होंने बताया कि आकाश में तारों का घूमना वास्तव में पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का परिणाम है। मतलब ये है कि तारे नहीं घूम रहे, हम सोचते हैं कि भाई तारे आ गए, मतलब सुबह तो थे नहीं, शाम को आ गए, रात को आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी घूम रही है, उससे दिन और रात हो रहे हैं। तभी वो तारे तो वहीं थे, बस हमारे यहाँ रात होगी ना तो उससे हमें वो दिखने लगे। पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। ये आर्यभट्ट की कोट है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये कोट किसकी है, तो आप बोल सकते हैं कि ये आर्यभट्ट की है। पृथ्वी की वार्षिक गति और परिक्रमण रिवॉल्यूशन क्या है, जो ईयरली होती है, वो जो रोटेशन होता है, रोटेशन 24 वाली होती है, या एक महीना जो हम कंप्लीट कर लेते हैं वो वाली होती है उसमें। लेकिन ये होती है रिवॉल्यूशन, जो परिक्रमण है, कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा करती है। पृथ्वी अपनी निश्चित कक्षा में, इसकी एक कक्षा होती है जिससे सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाती रहती है निरंतर। परिक्रमण का, और हमें ना फील नहीं होता, ये इतना स्लो स्लो प्रोसेस होता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता। अब अ, हम सोच रहे हैं कि हम तो एक प्लेन पे बैठे हैं, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया हरियाणा से हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि भाई हाँ मैं तो बिल्कुल ज़मीन पे बैठी हूँ, नहीं, लेकिन हम तो गोल सर्कल की पृथ्वी है ना उसके ऊपर बैठे हैं, और ये धीरे धीरे घूमती है, हमें कुछ फील ही नहीं होता कि भाई मतलब घूम भी रही है पृथ्वी। पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। और सुविधा के कारण हम, सुविधा, अपनी सुविधा के लिए हम इसको अप्रोक्स 365 डेज ही बोल देते हैं कि भाई 365 दिन, और 4 साल में वो लीप वर्ष पूरे हो गए, वो 366 दिन हो जाते हैं। ऐसे जो ये 6 6 घंटे करके पूरे हो ही जाते हैं, 4 साल में आता है ना लीप ईयर। दीर्घवृत्ताकार कक्ष, पृथ्वी का परिक्रमण मार्ग पूर्णतः गोलाकार नहीं है, ये एक अंडक, ये जैसे बोला है कि जियोइड शेप है, उसके कारण वर्ष भर सूर्य से पृथ्वी की दूरी बदलती रहती है, कभी ये बिल्कुल पास हो जाती है, कभी ये दूर हो जाती है। ऐसी घूमती घूमती पृथ्वी पूरा, मतलब इसका साल चला जाता है। निश्चित अक्षीय झुकाव, पूरे परिक्रमण काल के दौरान पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही दिशा में 23.5 डिग्री झुका रहता है, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। वैसे देखो पृथ्वी पूरी धीरे धीरे घूमती रहती है, कहीं इसका डिस्टेंस सूर्य से ज़्यादा हो जाता है, कहीं इसका कम हो जाता है, लेकिन जो ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है ना 23.5 डिग्री, ये इतना ही रहता है ये पूरे साल। मतलब ये ऐसा नहीं कि भाई ये भी चेंज होगा, नहीं, ये चेंज नहीं होता है, जिससे जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है लीप वर्ष। लीप ईयर को वैज्ञानिक संकल्पना करेंगे। सॉरी गाइज, अगर कोई भी वर्ड बोलते टाइम दिक्कत मेरे को हो जाए या कुछ भी ऐसा आपको लगे कि भाई, तो उसको इग्नोर करना प्लीज़। पृथ्वी के परिक्रमण में बचे हुए अतिरिक्त 6 घंटों के संचय से हर चौथे वर्ष, जैसे मैंने बताया कि भाई हर साल ये 6 घंटे बचते हैं एक्स्ट्रा, तो 4 साल बाद वो एक लीप ईयर बन जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है, ये पूरा ऐसा ही बताया कि भाई वो 6 घंटे जुड़ के चार मतलब 4 साल में वो 24 घंटे पूरे हो जाते हैं और 366 दिन बन जाते हैं। जिससे कि भाई लीप ईयर में हमें सभी को पता है कि भाई फरवरी 29 दिन की होती है, सॉरी 29 दिन की होती है। लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, जैसे 2020 में आया था, 24 में, अब 28 में आएगा नेक्स्ट लीप ईयर। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ जाए कि भाई नेक्स्ट लीप ईयर बताओ। ऋतु परिवर्तन, सीजन्स क्यों चेंज होते हैं। पृथ्वी अपना परिक्रमण करती है, जो सूर्य की अपने अक्ष पर घूम के सूर्य की जो चक्कर लगाती है ना, उसके कारण ये सीजन्स चेंज होते हैं। और अक्षीय झुकाव है जो टिल्ट हुई हुई है, ये 23.5 डिग्री और 66 डिग्री वाला, उससे ये सीजन्स में परिवर्तन होता रहता है, जिससे कृषि चक्र पूरी तरह से ऋतुओं के परिवर्तन पर निर्भर करता है, जैव विविधता बनी रहती है। भूगोल में ऋतु परिवर्तन के पीछे 2 कारण है। पहला, सूर्य, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन करना। दूसरा, अपने एक्सिस पर ये झुकी हुई है, जो एक्सियल टिल्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ न हो तो सभी स्थानों पर एक समान ऋतु होती, सामान्य मतलब एक ही सीजन रहता। पृथ्वी के वार्षिक चक्र को 4 प्रमुख ऋतुओं में विभाजित किया गया है: गर्मी, सर्दी, बसंत और पतझड़, जिसे ऑटम बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर अपनी अंडाकार कक्ष में परिक्रमण करते हुए पृथ्वी की स्थिति लगातार बदलती रहती है, मतलब ये चेंज होती रहती है, कभी पृथ्वी कहीं है, कभी पृथ्वी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ऐसे घूमती ही रहती है वो। अक्षीय झुकाव के कारण वर्ष के अलग अलग समय में पृथ्वी के विभिन्न अक्षांश, जो उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध पर सूर्य की किरणें अलग अलग कोणों में सीधी या तिरछी पड़ती रहती हैं। सूर्य की किरणों के इसी बदलते कोण और ऊष्मा के वितरण के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का क्रम बदलता रहता है। उसके बाद आता है 21 जून, समर सोलिस्टिक। इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है हमारी, मतलब अगर एक
जैसे ये लगा लो कि भाई नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ अक्षांश में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून है और यहाँ सबसे बड़ा दिन है, तो जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा ना वहाँ सबसे छोटा दिन होगा फिर वहाँ। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे दक्षिण, ये सॉरी, भौतिक महत्व 21 जून की तिथि उत्तरी गोलार्ध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है, ये सबसे बड़ा दिन होता है। अधिकतम रूप से सूर्य का झुका हुआ होता है उत्तरी गोलार्ध में। किरणों का सीधा प्रभाव सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, जिससे इस क्षेत्र पे अत्यधिक ऊष्मय प्रकाश होता है। उत्तरी ध्रुव के पार लगभग 6 महीने लगातार दिन का प्रकाश रहता है। उत्तरी जो ध्रुव है, नॉर्थ पोल, वहाँ पे लगातार कंटिन्यू दिन ही रहता है। सबसे लंबा दिन इस दिन, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु होती है ना 21 जून के आसपास। तो जैसे 21 जून को हमारा योगा डे भी हम बनाते हैं, तो ये सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दक्षिण गोलार्ध में इसके विपरीत होता है। अगर ऑब्वियसली बात है कि हमारे यहाँ दिन बड़ा होगा तो उनका दिन छोटा होगा, उनकी रात बड़ी होगी। शीत अयनात या विंटर सोलिस्टिक जो होता है, ये 22 दिसंबर को आता है। इसमें मकर रेखा पे पड़ती है सीधी रेखा, वो कर्क रेखा पे पड़ रही थी। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो नीचे वाली होती है, जिससे दक्षिण गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। मतलब जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे तो इस टाइम गर्मी पड़ेगी, और जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे सर्दी आ जाती है, क्योंकि 22 दिसंबर को हमारे यहाँ हम सर्दी का दिन होता है ना। 22 दिसंबर की खगोलीय स्थिति 21 जून के ठीक विपरीत होती है। जैसे 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन और छोटी रात, वैसे ही 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे छोटी रात, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। इस समय पृथ्वी का ये सब ऐसे ही कि भाई 23 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर सदर्न हेमिस्फीयर में झुकी हुई होती है, वहाँ ज़्यादा किरणें पड़ती हैं, वहाँ पर ज़्यादा वो गर्मी होती है, वहाँ का दिन बड़ा होता है, ऐसे ये इसमें बताया गया है। उसके बाद इक्विनोक्स। इक्विनोक्स मतलब इक्वल, इसको पढ़ के ऐसा फील हो रहा है ना कि भाई इक्विनोक्स इक्वल कुछ चीज़, मतलब इस दिन और रात बिल्कुल समान होते हैं। यह विशिष्ट खगोलीय स्थिति है जब सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर लंबवत पड़ती है। 0 डिग्री पर सीधी पड़ेंगी ना तो उस समय होती है ये समय। पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, कोई भी जो ये पोल है ना सूर्य की तरफ नहीं झुके हुए होते, सीधी इसकी 0 डिग्री पर इसकी जो लाइट पड़ती है, सन की रेज पड़ती है। संपूर्ण पृथ्वी का दिन और रात अवधि बिल्कुल बराबर होती है, 12-12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात ऐसे होती है। वैसे कभी भी देखना आप फ़ोन में डे लाइट, मतलब गर्मियों में तो 13-14 घंटे की होती है, सर्दियों में डे लाइट कम होती है। महत्वपूर्ण तिथियां और ऋतुएं। 21 मार्च उत्तरी गोलार्ध में वसंत या स्प्रिंग तथा दक्षिण गोलार्ध में ऑटम होता है, और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। मतलब विपरीत ही है ये। देखो हम अपने इंडिया के अकॉर्डिंग चलते हैं। 21 मार्च को हमारे यहाँ क्या आता है भाई, मार्च में तो ठीक सा मौसम होता है, तो स्प्रिंग वसंत ऋतु बोलते हैं ये। और सर्दी में इसके विपरीत तो होगा ना, 23 सितंबर को हमारे यहाँ सर्दियाँ आने लग जाती हैं, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर तो हल्का हल्का मौसम चेंज होने लग जाता है ना धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल सर्दी आती है, बट इस दिन डे और नाइट बिल्कुल 12-12 घंटे के होते हैं। एक बार इसका क्विक रिकॉल कर लेंगे। 22 जून को सोलिस्टिक होता है, गर्मियों वाला, जिसमें सबसे लंबा दिन और गर्मी ज़्यादा पड़ती है और सबसे लंबी रात होती है दक्षिण गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और दक्षिण में रात होती है। 22 दिसंबर को ये विंटर सोलिस्टिक होता है, इसमें उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, उत्तर अपनी इंडिया के अकॉर्डिंग चलना है, और दक्षिण में सबसे लंबा दिन होता है। 21 मार्च को इक्वल डे होता है, इक्वल नाइट होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को आता है इक्विनॉक्स, और दक्षिण में उस टाइम पे शरद इक्विनॉक्स चल रहा होता है, मतलब विंटर वाला इक्विनॉक्स होता है। 23 सितंबर को हमारे यहाँ विंटर इक्विनॉक्स होता है, और जो दक्षिण हेमिस्फीयर होता है वहाँ पर ऑटम वाला होता है।
और दोनों ही दिन और रात बराबर होते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।